फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हेलो शिक्षा के यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग बात करेंगे बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 का जो होने वाला है उसकी प्रिपरेशन के बारे में बात करेंगे और साइंस के प्रश्न को लेकर के आए आपके लिए, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसमें प्रीवियस ईयर के पूछे हुए क्वेश्चन भी शामिल हैं। तो इससे पहले आप चैनल में नए हैं तो हेलो शिक्षा यूट्यूब चैनल को जो है आप सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें। और चलते हैं आज के प्रश्न की तरफ। पूरे प्रश्न को देखें, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करें, क्योंकि आज जो प्रश्न आपके लिए लेके आए हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कहिए इसको। सबसे पहला प्रश्न आपका है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक होता है, काल्पनिक होता है, ए और बी दोनों, यानी कि वास्तविक और काल्पनिक दोनों, या इनमें से कोई नहीं? बताइए इसका क्या आंसर होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, काल्पनिक होता है। समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा वो काल्पनिक बनेगा। इसकी कुछ विशेषता और है, वो आपको हम बता देते हैं। सबसे पहला विशेषता हो गया कि ये काल्पनिक बनेगा। दूसरा विशेषता ये हो जाएगा कि ये वस्तु के बराबर बनेगा, यानी कि वस्तु के उसके सामने में, दर्पण के सामने में रखेंगे जितना बड़ा उतना ही बनेगा, यानी वस्तु के बराबर समान बनेगा। ठीक है। और प्रतिबिंब जो है वो दर्पण के पीछे बनेगा। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? प्रतिबिंब जो है वो दर्पण के पीछे बनेगा। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे बनेगा। ठीक है, ये भी इसकी विशेषता है, याद रखिएगा इस विशेषता को, दर्पण के पीछे बनेगा। तो ये इनकी विशेषता है, काल्पनिक होगा और वस्तु के बराबर बनेगा और दर्पण के पीछे बनेगा। ये समतल दर्पण का क्या हो गया? विशेषता हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से दर्पण सूत्र कौन सा है? जो दर्पण के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, दर्पण सूत्र आप अगर पढ़े हैं तो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, 1/f बराबर 1/u माइनस 1/v, इनमें से कोई नहीं। दर्पण सूत्र कौन सा है? दर्पण सूत्र ये 1/f इस तरह से लिखा हुआ है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ये आपका दर्पण सूत्र होता है। देखिए यहाँ कहाँ पे है? ऑप्शन बी में है। तो ये आपका ऑप्शन बी जो है राइट हो जाएगा, इसको हम लोग दर्पण सूत्र कहते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सारे क्वेश्चन को आप देखें और वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करें। तो तीसरा क्वेश्चन देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर है, किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन जो होता है, आवर्धन जिसको हम लोग कहते हैं एम का मान कितना होगा? +1 होता है, -1 होता है, 0 होता है, या इनमें से कोई नहीं होता है? बताइए इसका क्या आंसर होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन जो होता है, एम का मान जो होता है वो होता है 0। एम बराबर होता है, एम जिसको हम लोग आवर्धन कहते हैं, प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई होता है। क्या होता है? वस्तु की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। तो इसका आवर्धन क्या हो जाएगा? समतल दर्पण का आवर्धन 0 हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है? आभासी जिसको हम लोग कहते हैं काल्पनिक, ये वर्ड याद रखिएगा। आभासी को हम लोग क्या कहेंगे? काल्पनिक, जो असल में होता नहीं, सिर्फ कल्पना कर सकते हैं, देखते हैं हम लोग। तो कौन से दर्पण का जो है वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, या इनमें से सभी? बताइए क्या होगा इसका आंसर। देखिए, आभासी प्रतिबिंब की अगर बात किया जाए तो जो भी दर्पण है उन सारे दर्पण में आभासी बनेगा, काल्पनिक होता है तीनों दर्पण में। इसका मतलब है कि इनमें से सभी जो है बिल्कुल राइट है। भले ही समतल दर्पण में वस्तु के बराबर हो, उत्तल दर्पण में वस्तु से छोटा हो और अवतल दर्पण में वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बने, अलग बात है, लेकिन काल्पनिक बनता है जिसको हम लोग आभासी कहते हैं। इसलिए ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल राइट है। उम्मीद करते हैं प्रश्न समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हर एग्जाम में देखने को मिलता है आपको। आकाश का नीला रंग का होना किस परिघटना का परिणाम है? क्योंकि आकाश का वास्तविक जो कलर है वो काला है, तो आपको और हमको सबको दिखाई देता है नीला। तो इस घटना का क्या परिणाम है? परावर्तन, अपवर्तन, प्रकीर्णन, या इनमें से कोई नहीं? देखिए, वायुमंडल में जो है धूल तथा जल के कण, धूल कण, जल कण और बहुत सारे कण वायुमंडल में होते हैं। ये कण नीले रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं। ये धूलकण जो हुआ आपका, धूलकण, जलकण और बहुत सारे जो कण हमारे वायुमंडल में पाए जाते हैं, ये नीले रंग के जो कलर होते हैं, नीले रंग जो होते हैं, उस नीले रंग के प्रकाश को जो है क्या करते हैं? प्रकीर्णन करते हैं। क्यों कर पाते हैं? क्योंकि इसका तरंग दैर्ध्य जो है कम होता है। नीले रंग का तरंग दैर्ध्य कम होता है
और जिसके कारण आकाश हमको क्या दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। ये प्रकीर्णन के कारण होता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये 6 नंबर का। विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हुई किरण मुड़ जाती है, किधर मुड़ेगी? अभिलंब की ओर, अभिलंब से दूर, अभिलंब के साथ, संपाती या इनमें से कोई नहीं। देखिए माध्यम आपका दो प्रकार का हो गया, एक हो गया आपका विरल और दूसरा हो गया आपका सघन। ठीक है, दो माध्यम हो गया, विरल और सघन। सघन का मतलब होता है घना वाला और विरल मतलब होता है पतला वाला, हल्का वाला। ठीक है, तो क्या होता है कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, मान लेते हैं कि ये आपका माध्यम है, यहाँ विरल है और विरल से सघन में आती है, तो वो क्या होगा? अभिलंब से दूर जाएगा या नज़दीक आएगा? बताइए। तो वो अभिलंब की ओर क्या होती है? झुक जाती है। जब क्या होती है? विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है। मान लेते हैं कि ये आपका जो है अभिलंब है। ठीक है, आपका मान लेते हैं ये विरल वाला है एरिया है, और ये आपका विरल वाला एरिया हो गया, और नीचे वाला जो है आपका सघन वाला हो गया। ठीक है, तो विरल से जब सघन में आता है तो वो अभिलंब की ओर झुकेगा। मान लेते हैं कि ये विरल है यहाँ पे। ठीक है, ऐसे विरल था तो ये थोड़ा सा इधर झुक जाएगा। ठीक है, और इसी का उल्टा जब सघन से विरल की तरफ जाएगा तो ये अभिलंब से दूर जाएगा। अभिलंब से क्या होगा? दूर जाएगा, तो ये अभिलंब की ओर आएगा। किधर आएगा? ये अभिलंब की ओर। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया हो प्रश्न। यानी कि सघन माध्यम से विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा तो किसके ओर आएगी? अभिलंब की ओर, और सघन से विरल में जाएगा तो अभिलंब से दूर जाएगी। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? यानी कि पॉजिटिव। क्या होती है? पॉजिटिव। उत्तल लेंस की, समतल अवतल लेंस की, अवतल लेंस की, या इनमें से कोई नहीं। किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है, और अवतल लेंस की फोकस दूरी जो है वो ऋणात्मक होती है। याद रखिएगा इस बात को। यहाँ ऑप्शन ए जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 8 नंबर है, निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां मापी जाती है। निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां मापी जाती है वक्रता केंद्र से यानी सी से, ध्रुव से यानी पी से, फोकस यानी एफ से, या इनमें से कोई नहीं। बताइए सभी दूरियां कहाँ से मापी जाती है? सभी दूरियां जो है आपका मापी जाती है वो ध्रुव से मापी जाती है। कहाँ से? ध्रुव से, पी से। इधर भी पी होता है, इधर भी पी होता है। अगर बाएं तरफ से मापा जाएगा लेफ्ट साइड से तो वो आपका क्या हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा, और दाएं तरफ से मापा जाएगा तो वो आपका धनात्मक हो जाएगा। तो चिन्ह परिपाटी में दूरियां जो है वो ध्रुव से मापी जाती है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर है आपके स्क्रीन पर। निम्नलिखित में किस धातु से सोलर सेल बना होता है? सोलर सेल जो बनता है वो किस धातु का प्रयोग किया जाता है? सोना का, सिलिकॉन का, जस्ता का, या प्लेटिनम का? बताइए 9 नंबर का आंसर। सोलर सेल जो बना होता है वो होता है सिलिकॉन धातु का बना हुआ। किसका बना होता है? सिलिकॉन धातु का बना होता है। सिलिकॉन काफ़ी चमकता हुआ ये कण आपको नजर आएगा, जिसको सिलिका भी हम लोग कहते हैं। ये ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सिलिकॉन धातु से जो है सोलर सेल बना होता है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके स्क्रीन पर। लघु पथन के समय परिपथ का प्रतिरोध। लघु पथन कहते हैं शॉर्ट सर्किट को। किसको कहते हैं? शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट को हम लोग कहेंगे लघु पतन। क्या कहेंगे? लघु पतन, शॉर्ट सर्किट। कहीं पे बिजली का तार जो है अचानक जोर से कट जाता है या फिर आग लग जाता है, टूट जाता है वहाँ पे, तो उसी को शॉर्ट सर्किट हम लोग बोलते हैं। तो उस टाइम होता क्या? प्रतिरोध परिवर्तित नहीं होता, प्रतिरोध परिवर्तित नहीं होता, या बहुत अधिक बढ़ जाता है, या फिर बहुत कम हो जाता है, या इनमें से कोई नहीं। बताइए लघु पतन होता क्या है? शॉर्ट सर्किट क्यों होता है? क्योंकि प्रतिरोध जो है आपका वो बहुत अधिक बढ़ जाता है। आपका जो है कंजप्शन, इलेक्ट्रिक कंजप्शन जो है वो बढ़ जाता है, बिजली का खपत बढ़ जाता है, उतना पूरा नहीं कर पाता है, इसलिए जो है वो क्या हो जाता है? शॉर्ट सर्किट हो जाता है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन 11 नंबर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी आपने विद्युत बल्ब जो है देखा होगा, ठीक है? तो उसका फिलामेंट किस तरफ का बना होता है? नाइक्रोम का बना होता है, टंगस्टन का बना होता है, लोहा का, या इनमें से कोई नहीं। विद्युत बल्ब आपने देखा होगा पुराना वाला जो 100 वाट का मिलता है, अक्सर उसी में देखने को मिलता है, बाहर से भी दिखाई देता है वो। तो उसका फिलामेंट किसका बना होता है? बताइए। तो उसका फिलामेंट जो बना होता है वो नाइक्रोम का बना होता है, ये सॉरी टंगस्टन का बना होता है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। टंगस्टन का बना होता है। और नाइक्रोम जो है ये आयरन में लगा हुआ रहता है। किस में? आयरन में। जो हम लोग आयरन यूज़ करते हैं स्त्री घर में, उसका बना होता है नाइक्रोम का। नाइक्रोम जल्दी गर्म हो जाता है। तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, टंगस्टन का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है
12 नंबर का आवेश का ऐसा ही मात्रक, आवेश या विद्युत आवेश, विद्युत आवेश भी लिखा हुआ रह सकता है, विद्युत आवेश जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो आवेश का ऐसा ही मात्रक क्या हो जाएगा? ओम हो जाएगा, कूलोम हो जाएगा, एम्पियर हो जाएगा या फिर वोल्ट हो जाएगा। तो विद्युत आवेश का ऐसा ही मात्रक होता है कूलोम। क्या होता है? कूलोम। इसको जो है कैपिटल सी से लिखा हुआ रहता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरदृष्टि वाला नेत्र साफ साफ देख सकता है, यानी कि जिसको दूरदृष्टि दोष की बीमारी है वो कौन सा किस चीज़ को देख सकता है? निकट की वस्तु को देख सकता है, दूर की वस्तु को, केवल छोटी वस्तु को, केवल बड़ी वस्तु को। दूरदृष्टि दोष वाला व्यक्ति जो है वो दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है, और जो निकट दृष्टि दोष वाला होगा वो निकट की वस्तु को स्पष्ट देख पाएगा। दूरदृष्टि दोष वाला व्यक्ति किसको देख पाएगा? दूर की वस्तु को स्पष्ट देख पाएगा। और दूरदृष्टि वाला जो व्यक्ति होता है उसका चश्मा जो बनता है वो अवतल लेंस का बनेगा। किसका बनेगा? अवतल लेंस का बनेगा। किसका बनेगा जी? अवतल लेंस का बनेगा। ठीक है, याद रखिएगा इसको। इसका होता क्या है कि इसका नेत्र का जो गोला है ना वो बढ़ जाता है और फोकस कम हो जाता है, जिससे वस्तु जो है इसके दृष्टिपटल में ना बनकर पीछे बन जाता है या पहले बन जाता है। इस तरह का प्रॉब्लम आता है, इसलिए इसको जो है अवतल लेंस वाला चश्मा दिया जाता है, जिससे ये जो है नज़दीक की वस्तु को भी अच्छे से देख पाता है। क्योंकि इसको देखने में दिक्कत क्या होता है? निकट की वस्तु को। दूर दृष्टि वाला आदमी दूर की वस्तु को देख पाएगा और निकट दृष्टि दोष वाला आदमी निकट की वस्तु को, नज़दीक की वस्तु को देख पाएगा, वो दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा का व्युत्पन्न नहीं है? सौर ऊर्जा यानी कि सूर्य की ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं होता है। पवन ऊर्जा, जैव मात्रा, भूतापीय ऊर्जा या नाभिकीय ऊर्जा। देखिए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? नहीं पूछा है। पवन ऊर्जा, जैव ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा ये तीनों जो है सौर ऊर्जा का एक रूप है, सौर ऊर्जा से प्राप्त होता है। नाभिकीय ऊर्जा ये सौर ऊर्जा का रूप नहीं है, नाभिकीय विखंडन से ये प्राप्त होता है। ऑप्शन डी यहाँ राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की? फैराडे ने, एम्पियर ने, बोर ने या ऑस्टेड ने? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज जो है वो ऑस्टेड ने किया था। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। ऑस्टेड ने एक प्रयोग में बताया कि जब एक विद्युत धारा एक प्रवाह किए हुए तार से गुजरता है तो तार के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाता है? चारों ओर जो है एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इस धारा का, इस चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था? ऑस्टेड ने किया था। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? NaHCO3, Na2CO3, KNO3, CH3, COOH। बताइए धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शन जो है, ऑप्शन में कुछ छूटा है, उसको लिख देते हैं। Na2CO3 इंटू 10H2O। ठीक है, अब बताइए क्या आंसर होगा? तो धोबिया सोडा का धोबिया सोडा का मतलब होता है धोने वाला सोडा। धोने वाला सोडा और एक खाने वाला सोडा, दो होता है। तो धोने वाला सोडा का जो सूत्र होता है वो होता है Na2CO3 इंटू 10H2O। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा यहाँ पे। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अधातु है? कॉपर, फास्फोरस या फिर फेरम या फिर निकेल? निम्नलिखित में कौन अधातु है? तो फास्फोरस क्या है? अधातु है। क्या है? अधातु है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। कैल्शियम की परमाणु संख्या कितनी है? आपको परमाणु संख्या भी याद रखना पड़ेगा, हो सकता है 1-2 नंबर के लिए पूछा जाए। 12, 18, 20, 25। तो कैल्शियम का जो परमाणु संख्या होता है वो 20 होता है। ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी है? 10 है, 9 है, 8 है या 7 है? मेंडलीफ का जो आवर्त सारणी है उसमें वर्गों की संख्या 9 है। कितने हैं? 9 है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? FeSO4 इंटू 7H2O, CaSO4 इंटू 1/2H2O, CaSO4 इंटू 5H2O, CaSO4 इंटू 2H2O। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा CaSO4 इंटू 2H2O। ऑप्शन जो है डी बिल्कुल इसका राइट है। CaSO4 इंटू 2H2O। कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट जिप्सम, इसको कहेंगे कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट। क्या कहेंगे? डाईहाइड्रेट, क्योंकि 2 हाइड्रेट है यहाँ पे इसलिए डाईहाइड्रेट।
इसका जो है रासायनिक नाम होगा कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट CaSO4 इंटू 2H2O इसका सूत्र होगा। ठीक है, जिप्सम नामक जो है नरम सल्फेट खनिज उर्वरक के रूप में क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या हो गया, CaSO4 इंटू 2H2O, ऑप्शन डी राइट हो गया। तो आपका जो है कुल 20 प्रश्न जो है यहाँ पे समाप्त हो गया है। अगर आपको प्रश्न जो है थोड़ा भी अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर नए हैं तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। और कोई भी क्वेश्चन में है, डाउट हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।